नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं जो एकदम माइक्रोस्कोपिक एटम से शुरू होती है और राष्ट्रीय नीति और आविष्कारों को सुरक्षा देने वाले कानूनों तक जाती है। एक ऐसी डीप डाइव जो दरअसल हमारे भविष्य की नींव रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस जानकारी पर गौर करते हैं। हाल ही में चीन ने एक नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब का बिल्कुल सफल परीक्षण किया है। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, इसमें मैग्नीशियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया गया, जिससे लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हासिल किया गया। ये सच में विज्ञान की एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन ये तो बस पर्दे का एक छोटा सा हिस्सा है। आइए इस पूरे विषय के और करीब चलते हैं। आज हम इस चर्चा को 3 मुख्य हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल यूसेजेस। दूसरा, भारत का अपना परमाणु ऊर्जा मिशन। और तीसरा, बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो चलिए सीधे अपने पहले हिस्से पर आते हैं, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग। देखते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक साइंस हमारी आम जिंदगी को कैसे छू रही है। अब देखिए, अक्सर जब हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सुनते हैं तो हमारा ध्यान सीधा बड़े बड़े पावर प्लांट्स या हथियारों पर चला जाता है ना। लेकिन मेडिकल फील्ड में इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का जो सटीक उपयोग हो रहा है ना, वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब इसी डेटा को देखिए। कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 से निकलने वाली गामा रेस का सीधा उपयोग कैंसर को डिटेक्ट करने और उसके लक्षण पहचानने में होता है। वहीं दूसरी तरफ आयोडीन 131 से थायराइड और आंखों के कैंसर का इलाज होता है। सोडियम 24 ब्लड कैंसर के लिए काम आता है और फास्फोरस 32 हड्डियों के कैंसर के इलाज में। ये जो एकदम पिन पॉइंट प्रिसिजन है ना, यही न्यूक्लियर मेडिसिन की असली ताकत है। और कमाल की बात यह है कि जो तकनीक अस्पतालों में लोगों की जान बचा रही है, बिल्कुल वही तकनीक हमारे खेतीबाड़ी में भी एक बड़ी क्रांति ला रही है। कृषि क्षेत्र में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का उपयोग फसल की पैदावार बढ़ाने और अनाज को बचाने के लिए धड़ल्ले से हो रहा है। उदाहरण के तौर पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क रेडिएशन का उपयोग करके म्यूटेंट सीड्स विकसित करता है। आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक किसानों के लिए ऐसी 41 नई हाई प्रोडक्टिविटी वाली बीज की किस्में जारी की जा चुकी हैं। और हाँ, रेडिएशन से फसलों की बीमारियां और कीड़े तो कंट्रोल होते ही हैं, साथ ही मच्छरों का कंट्रोल भी होता है। दरअसल इससे मादा मच्छरों की संख्या कम होती है और नर मच्छर बढ़ते हैं। एकदम जीनियस है ना। अब सोचिए, खाने को लंबे समय तक फ्रेश कैसे रखा जाए। इसके लिए फूड इरेडिएशन नाम की एक बेहद रोचक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके स्टेप्स काफी सिंपल पर इफेक्टिव हैं। सबसे पहले खाने को माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियर रेडिएशन के सामने लाया जाता है। फिर इस फूड प्रोडक्ट को 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। उसके बाद इसे ठंडा किया जाता है और आखिर में इसके अच्छे से पैकेजिंग की जाती है। इस पूरी प्रोसेस से होता यह है कि खाने के अंदर के कीट और बैक्टीरिया एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे खाने की शेल्फ लाइफ काफी लंबी हो जाती है। खैर, अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। आपने रेडियो कार्बन डेटिंग का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो किसी भी जीवित वस्तु में उसके पूरे जीवन काल में जमा होता रहता है। पर जैसे ही जीवन समाप्त होता है, इसका जमा होना बंद हो जाता है और ये लगभग 5760 सालों की हाफ लाइफ के हिसाब से धीरे धीरे डीके यानी खत्म होने लगता है। इसके बिल्कुल विपरीत कार्बन 12 एक स्टेबल कार्बन है जो डीके नहीं होता। बस इन्हीं दोनों कार्बन 14 और कार्बन 12 के रेशियो को मापकर वैज्ञानिक हमारी ऐतिहासिक वस्तुओं की एकदम सटीक उम्र का पता लगा लेते हैं। और हाँ, अगर चट्टानें ऐसी हैं जिनमें यूरेनियम तो है पर कार्बन नहीं, तो वहाँ बिल्कुल इसी तरह यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल की इन बातों के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, भारत का परमाणु ऊर्जा मिशन। आइए देखते हैं कि ये साइंस एक पूरे देश को पावर देने के लिए कैसे स्केल अप होती है। जब हम राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं तो आंकड़े अचानक से बहुत बड़े हो जाते हैं। 20,000 करोड़ रुपए। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2025-26 के बजट में इस न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए इस विशाल राशि का आवंटन किया है। ये इतना बड़ा बजट बिल्कुल साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार देश के न्यूक्लियर एक्सपेंशन को लेकर कितनी ज्यादा कमिटेड है। अब इस रोड मैप को जरा ध्यान से समझते हैं। 2025-26 के इस बजट एलोकेशन के बाद अगला बड़ा पड़ाव 2033 का है। 2033 तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एस्टैब्लिश करना और कम से कम 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs लगाने का टारगेट रखा गया है।
और उसके बाद 2047 तक विकसित भारत के विजन के तहत 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की कैपेसिटी हासिल करने का अल्टीमेट लक्ष्य है। ये देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सच में एक तेजी से आगे बढ़ता मास्टर प्लान है। पर सच्चाई ये है कि इतने बड़े और एम्बिशियस लक्ष्य अकेले सरकार पूरे नहीं कर सकती, और इसी वजह से एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। पहली बार इस मिशन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को हरी झंडी मिल गई है। इस एक कदम के लिए 1962 के एटॉमिक एनर्जी एक्ट में मूलभूत बदलाव किए गए हैं। आखिर जब टेक्नोलॉजी से जुड़ी आकांक्षाएं बड़ी होती हैं तो पुरानी नीतियों को भी नए दौर के हिसाब से ढालना ही पड़ता है। दरअसल इन सभी टेक्निकल लक्ष्यों के पीछे देश की एक बहुत बड़ी व्यापक सोच छुपी है। मुख्य मकसद है देश के लिए लंबे समय तक नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी हासिल करना। हमारे यहाँ थोरियम के बहुत विशाल भंडार हैं और उन्हें फ्यूचर कैपेसिटी के लिए उपयोग में लाना अब बेहद जरूरी हो गया है। और सबसे अहम बात यह है कि इस एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सबका साथ सबका विकास जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोग्राम्स के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि इस विकास का फायदा सभी तक पहुंचे। और अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी हिस्से पर, बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्योंकि बिना इन आविष्कारों को कानूनी सुरक्षा दिए आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। देखिए, आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कॉन्सेप्ट बड़ा ही दिलचस्प है। ये सीधे तौर पर मानव मस्तिष्क की उन रचनाओं से जुड़ा है, जैसे कोई आर्ट, आविष्कार, कंप्यूटर प्रोग्राम्स या ट्रेडमार्क्स, जो समाज के लिए उपयोगी हैं और इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हैं। यह एक ऐसी संपत्ति है जिसे आप छू नहीं सकते, यानी इनटैंजिबल प्रॉपर्टी। लेकिन यह कानून उस क्रिएटर को उसकी रचना पर एक विशिष्ट कानूनी मोनोपोली या एकाधिकार देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी इतनी जरूरत क्या है। तो बात यह है कि बड़े आविष्कारों में सालों का वक्त और ढेरों संसाधन लगते हैं। अगर उसकी आर्थिक सुरक्षा नहीं होगी तो नए साइंटिफिक इनोवेशंस का सिलसिला वहीं रुक जाएगा। आईपीआर सीधे तौर पे क्रिएटर को आर्थिक लाभ देता है, जिससे टेक्नोलॉजी दूर दूर तक पहुंचती है। और इसी सिस्टम को पूरी दुनिया में ठीक से चलाने के लिए 1967 में वाइपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। और यही बात हमें आज के इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ी करती है। जरा सोचिए, क्या परमाणु ऊर्जा जैसी बेहद जटिल तकनीक में हम इतनी विशाल छलांग लगा सकते हैं, वो भी बिना उस बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सख्ती से सुरक्षित किए जो इन आविष्कारों की नींव है? विज्ञान और टेक्नोलॉजी तभी आगे बढ़ती है जब उसके पीछे खड़ा कानूनी ढांचा उसकी ढाल बनता है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।